हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज से मैं आपके लिए एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ। इसमें जो पढ़ाने का जो तरीका है वो, ताकि हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ इसमें मैं आपको करवा सकूं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं और आने वाले हैं एग्ज़ाम। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस हो। तो इसीलिए मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है इस पर आपको पढ़ाने का। आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगता है? अगर आपको लगता है कि मुझे इसी तरह से पढ़ाना चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि पहले वाला जो मेथड था पढ़ाने का वो ही ठीक है तो आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपकी जैसी भी ओपिनियन है आप ज़रूर बताएं मुझे। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव टू स्टडी यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है, नेक्स्ट हमने ब्लॉक लिया है वो है न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ केयर से रिलेटेड है। तो उसका ही एक सब टॉपिक है यूनिट। इसकी जो यूनिट है वो है फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट का ये क्या है? एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ। बर्थ के टाइम में जो न्यूबॉर्न है उसको क्या एसेंशियल केयर दी जाती है, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इसमें मैंने लिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको लास्ट तक ज़रूर देखें और साथ के साथ अपने नोट्स भी बनाते जाएं, ताकि आपको बाद में जब रिवीजन करें आप तो आपको आसानी रहे। तो सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है कि टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ न्यू बॉर्न एट बर्थ इज। बर्थ के टाइम में जो न्यू बॉर्न है उसका टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना होता है वो बताना है आपको। ऑप्शन है 80 ml पर केजी, 100 ml पर केजी, या सी ऑप्शन है 125 ml पर केजी, या फिर 150 ml पर केजी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 80 ml पर केजी क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम होता है न्यू बॉर्न का एट बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। नॉर्मल टाइम ऑफ फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड। बर्थ के बाद में जो चाइल्ड है उसका जो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी होता है वो कितना होता है? कितने टाइम के अंदर वो क्या होता है? रिएक्टिविटी उसकी क्या की जाती है? रिकॉर्ड की जाती है। तो वो आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट 30 मिनट ऑफ बर्थ होता है, या फिर 6 to 8 आवर आफ्टर बर्थ होता है, या फर्स्ट 6 to 8 आवर आफ्टर बर्थ होता है, या 2 से लेकर 3 आवर आफ्टर बर्थ होता है। तो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अ चाइल्ड वो कितना होता है वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6 to 8 आवर आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद कितना 6 to 8 आवर का जो टाइम होता है वो क्या होता है? फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, द न्यू बॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग स्केल इज असेस बाय। जो न्यू बॉर्न मैच्योरिटी जो स्केल है वो आपको बतानी है कौन सी होती है। न्यू बॉर्न की जो मैच्योरिटी को मेजर करते हैं किस में करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू बलार्ड स्केल है, एप्गार स्कोर है, जीसीएस है, या फिर ग्रोथ चार्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। न्यू बलार्ड स्केल है, उससे क्या करते हैं? न्यू बॉर्न की मैच्योरिटी रेटिंग स्केल असेस की जाती है। ठीक है, एप्गार स्कोर आपको पता ही है क्या होता है। अगर नहीं पता है तो इसको भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग से ही एप्गार स्कोर का एक वीडियो बना करके एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा क्या हो जाएगा? लेंदी हो जाएगा। और यही एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसका अलग से वीडियो बना करके आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और जीसीएस होता है, ग्लासकोमा स्केल होता है ये, और दूसरा जो है आपका है ग्रोथ चार्ट। तो इसका जो राइट आंसर है न्यू बॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग स्केल, उसका क्या हो जाएगा? न्यू बलार्ड स्केल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू बॉर्न रेस्पिरेशन रेट इन 1 मिनट इज। जो न्यू बॉर्न होता है उसकी रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है? 30 मिनट होती है, 40 होती है, 24 होती है, या 35 रेस्पिरेशन पर मिनट होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। इसमें 40 रेस्पिरेशन पर मिनट होती है, एवरेज होती है। अगर इसकी बात करें तो इसका होता है 30 से लेकर के 60 रेस्पिरेशन पर मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाँ बोलो है, ला रही हूँ, बीच में बोल गई, मेरी वीडियो खराब करा दी।
क्या पता, किसको पता है? तो इनकी सेवा पानी करता रहो सारा दिन। Now next question is the नॉर्मल पल्स रेट इन इन्फेंट। इन्फेंट की जो नॉर्मल पल्स रेट है वो आपको बतानी है। इन्फेंट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, आप लिख लीजिए। इन्फेंट क्या होता है, टोडलर क्या होता है, नियोनेट किसको बोलेंगे। तो ये मैंने पहले भी शायद आपको एक्सप्लेन कर दिया है अपने वीडियो में, और फिर भी आपको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो नियोनेट होता है वो होता है 28 डेज का होता है। इन्फेंट होता है 1 ईयर का, और जो टोडलर होता है 2 से लेकर 3 ईयर तक की जो एज होती है वो टोडलर की होती है। और प्री स्कूलर और जो स्कूलर होते हैं, प्री स्कूलर के होते हैं 3 to 6 ईयर, और 6 से लेकर के 12 ईयर की होती है वो होते हैं स्कूल ईयर एज होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या है, नॉर्मल पल्स रेट इन इन्फेंट। इन्फेंट की जो नॉर्मल पल्स रेट है वो कितनी होती है। ऑप्शन है ऑप्शन ए है 120 से लेकर 80 बीट पर मिनट होती है, 110 से लेकर के 160 बीट पर मिनट होती है, या 60 से लेकर 100 बीट पर मिनट होती है, या 90 से लेकर 140 बीट पर मिनट होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 110 से लेकर के और 160 बीट पर मिनट इसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नॉर्मली न्यू बॉर्न लॉस हाउ मेनी वेट ऑफ बर्थ इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। बर्थ के फर्स्ट वीक में कितना इसका वो होता है, वेट लॉस होता है न्यू बॉर्न का, वो बताना है आपको। ऑप्शन ए है 1%, 5%, 10% या 20%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उसके वेट का 10% वेट क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। कितने, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में, जो फर्स्ट सप्ताह होता है आफ्टर बर्थ, उसमें उसका जो वेट होता है उसका 10% क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है वेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन डज द अम्बिलिकल कोड इन अ नियोनेट इवेंचुअली ड्राई एंड फॉल ऑफ। मतलब जो अम्बिलिकल कोड है कितने दिनों में सूख करके क्या हो जाती है, फॉल ऑफ हो जाती है, गिर जाती है। तो ऑप्शन है 9 से लेकर के 12 डेज पर, 3 से लेकर के 5 डेज पर, या 5 से लेकर 8 डेज पर, या आफ्टर 12 डेज में फॉल ऑफ हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 5 से लेकर के जो 8 डेज है उसमें क्या हो जाती है, जो अम्बिलिकल कोड है वो ड्राई होकर के और फॉल ऑफ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फीटल हाइपोक्सिया इज असेस बाय। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फीटल हाइपोक्सिया को किससे असेस किया जाता है। ऑप्शन है स्कैल्प ब्लड सैंपलिंग से किया जाता है, या फिर AFP टेस्ट से किया जाता है। AFP टेस्ट क्या हो जाता है, अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका ब्लड सैंपल लेकर के इसको किया जाता है, उससे करेंगे, या फिर फीटल हार्ट मॉनिटरिंग से करेंगे, या बोथ A एंड C से करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें क्या हो जाएगा, A और C है, इन दोनों से क्या किया जाता है, हाइपोक्सिया को असेस किया जाता है। स्कैल्प ब्लड सैंपलिंग से भी किया जाता है और फीटल हार्ट मॉनिटरिंग से भी किया जाता है, जबकि AFP से नहीं किया जाता। ये जो टेस्ट होता है वो प्रेग्नेंट वुमेन का होता है, उसका ब्लड सैंपल लेकर के अल्फा फीटोप्रोटीन को टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एपनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय। एपनिया किसके द्वारा इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। एपनिया क्या होता है, ऑक्सीजन की इसमें क्या हो जाता है, जो ब्रीथ है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाती है, सांस नहीं ली जाती है इसके अंदर। तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ऑप्शन है स्टिमुलेटिंग द बेबी, बेबी को स्टिमुलेट करके, मेंटेनिंग द एयरवे, या फिर वेंटिलेटिंग द बेबी, या फिर ऑल ऑफ द अबाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एपनिया को इन सभी कंडीशन से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट करा जा सकता है। तो ऑप्शन आपका डी है वो सही हो जाएगा। इसमें बेबी को स्टिमुलेट करके भी एपनिया को रोका जा सकता है, मेंटेन एयरवे है उसको भी मेंटेन करके, और वेंटिलेट करके भी इसको एपनिया को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, वन ऑफ द कॉज ऑफ
ऑफ्थैल्मिक नियोनेट्रम, जो ऑफ्थैल्मिक नियोनेट्रम है उसका क्या कॉजेज है वो बताना है। ऑप्शन ए है HIV इन्फेक्शन है, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन है, या रूबेला इन्फेक्शन है, या फिर गोनोरियल इन्फेक्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मेरे हिसाब से इसका क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ऑफ्थैल्मिक नियोनेट्रम का कॉज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलियर टू थ्राइव मीन्स, फेलियर टू थ्राइव का मतलब क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है चाइल्ड इज अनेबल टू ड्रिंक लिक्विड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है, ड्रिंक नहीं कर पाया। कोई भी लिक्विड अगर उसको देते हैं तो वो ड्रिंक करने में क्या है, अनेबल है। या फिर चाइल्ड इज अनेबल टू वॉक, चाइल्ड क्या नहीं कर पा रहा है, वॉक नहीं कर पा रहा है। या फिर रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश, या फिर रेट ऑफ लेंथ गेन इज स्लगिश, मतलब उसका जो वेट गेन है वो नहीं हो पा रहा है, उसकी जो रेट है वो कम हो गई है। या फिर लेंथ की जो गेन करने की वो है वो भी क्या हो रही है, स्लगिश हो रही है या नहीं हो पा रही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो उसका वेट गेन करने का है वो क्या हो रही है, स्लगिश हो रही है, मतलब उसका वेट गेन नहीं हो पा रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, फेलियर टू थ्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 12 है अ चाइल्ड इज बोर्न टू अ डायबिटिक मदर कैन हैव। एक बच्चा है जिसकी मदर को क्या है, पहले से ही डायबिटीज है, तो उस बच्चे में क्या होने के चांसेस रहेंगे। तो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन ए इज द हाइपरग्लाइसीमिया, या फिर हाइपरथर्मिया, फिर हाइपोग्लाइसीमिया, या फिर हाइपरलिपिडीमिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें क्या होगा कि जो बच्चा होगा उसको क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, उसमें ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। अगर उसकी मदर क्या है, डायबिटिक है। क्यों होगा, क्योंकि डायबिटिक मदर है तो उसमें डायबिटीज़ की मात्रा ज़्यादा है और वो इंसुलिन की इंजेक्शन लेती है जो डायबिटीज़ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसकी वजह से जो बेबी है वो इंसुलिन के इफेक्ट की वजह से उसमें क्या हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा और उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना, अपोजिट होता है उसके। मदर अगर डायबिटिक है तो बच्चा के क्या होने के चांसेस रहेंगे, हाइपोग्लाइसेमिक के होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द NICU स्टैंड फॉर। NICU का मतलब क्या होता है, इसका जो एक्रोनिमी है उसका आपको मीनिंग बताना है क्या होगा। ऑप्शन है न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट है, या नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है, न्यूबॉर्न इंटरमीडिएट केयर यूनिट है, या नियोनेटल इंटरमीडिएट केयर यूनिट है। तो क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा, सारे ऑप्शन एक जैसे हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूजिंग करने वाले, तो आप इसमें न्यूबॉर्न भी कर सकते हैं, नियोनेटल भी आपके दिमाग में आएगा, ये भी होना चाहिए, न्यूबॉर्न में हो जाए। सब में इंटेंसिव तो केयर यूनिट है, बट डिफरेंस क्या है इसमें, न्यूबॉर्न और नियोनेटल का इसमें क्या हो रहा है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा NICU का मतलब होता है नियोनेटल। ठीक है, न्यूबॉर्न नहीं, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब है 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कैपेट सक्सीडरम रिसॉल्व विद इन। जो कैपेट सक्सीडरम हो जाता है इसमें क्या हो जाता है, जो स्वेलिंग आ जाती है एक तरीके से स्कल्प में, जो बेबी होता है उसके, तो वो कितने दिनों में, ये क्यों होता है कि जब भी बेबी क्या होता है बर्थ कैनाल से बाहर निकलता है तो बोन्स वगैरह के प्रेशराइज के कारण उसकी जो स्कल्प है वो उसमें क्या हो जाता है, एक तरीके से स्वेलिंग सी आ जाती है। तो वो कितने, ये क्या है, अपना आप ठीक होने वाली कंडीशन है, तो ये कितने दिनों में ठीक हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा है आपको, कैपेट सक्सीडरम रिसॉल्व विद इन, कितने दिनों में ठीक हो जाता है, 7 डेज में, 4 डेज में, 10 डेज में, या फिर 8 डेज में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 डेज के अंदर जो कैपेट सक्सीडरम है वो क्या हो जाता है, रिसॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर दें एक बार, फिर आप वीडियो देख करके भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह का मैटर आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। एट द टाइम ऑफ नियोनेटल रिससिटेशन
जो रिससिटेशन करते हैं नियोनेटल का, ठीक है, एट द बर्थ हो जाता है, तो किसी भी तरह की उसमें क्या हो जाता है, एबनॉर्मलिटीज आ जाती है उसको असेस करने के लिए, ठीक है। तो जैसे एयरवे चेक करते हैं, उसका टेम्परेचर चेक करते हैं, अगर किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो उसका क्या किया जाता है, रिससिटेशन किया जाता है, एयरवे क्लियर किया जाता है, ऑक्सीजन दी जाती है उसको, ठीक है, ये होता है रिससिटेशन। तो इस टाइम क्या करते हैं, उसको जो देते हैं नियोनेटल को रिससिटेशन टाइम में, तो एड्रीनिल का यूज जो किया जाता है, एड्रीनिल का इज यूज इन डाइल्यूशन ऑफ, कितना उसका डाइल्यूशन लिया जाता है, तो ये आपको बताना है। 1:10 है या 1:100 है या 1:1000 है या फिर 1:10,000 है, ठीक है। तो कितना इसका एड्रेनालिन का रेशो लिया जाता है, कितना डाइल्यूशन इसमें किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जब नियोनेटल का रिससिटेशन किया जाता है तो उसको जब जैसे सीपीआर वगैरह देना होता है उस कंडीशन में, ठीक है, एड्रेनालिन भी देते हैं उसको, तो एड्रेनालिन जब देते हैं तो उसका डाइल्यूशन कितना होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1:10,000 दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है अब आपका, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, वाइल अप्लाइंग सक्शन फॉर एक्सेसिव सीक्रेशन इन अ न्यू बॉर्न बेबी विच पार्ट विच पार्ट, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। वाइल अप्लाइंग सक्शन फॉर एक्सेसिव सीक्रेशन इन अ न्यू बॉर्न विच पार्ट नीड टू बी सक्शन फर्स्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बार इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब क्या किया जाता है, सक्शन किया जाता है किसी भी न्यू बॉर्न का, जब उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सीक्रेशन होता है उनको साफ करने के लिए, तो क्या कौन से पार्ट को सबसे पहले सक्शन करना चाहिए, माउथ को करना चाहिए पहले, नाउ क्वेश्चन हमारा क्या है कि वाइल अप्लाइंग सक्शन फॉर एक्सेसिव सिक्रेशंस इन अ न्यू बॉर्न बेबी विच पार्ट नीड टू बी सक्शन फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा सक्शन करना चाहिए, न्यू बॉर्न में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सिक्रेशंस आ रहे हैं तो उस टाइम हम सक्शन करते हैं, तो कौन से पार्ट को पहले सक्शन करना चाहिए, माउथ को करना चाहिए, नोज को, या देयर इज नो ऑर्डर या बेस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ सीक्रेशन। तो आपको ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी सक्शन करें न्यूबॉर्न का तो जो माउथ का जो पार्ट होता है उसको पहले क्या करते हैं, सक्शन किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो चलते हैं हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है आपको। कि हिंड मिल्क इज रिच ऑफ प्रोटीन है, या फैट इन ब्रेस्ट मिल्क एंड रिच ऑफ आयरन है, या कोलेस्ट्रॉल मस्ट बी डिस्कार्डेड, या हिंड मिल्क इज रिच इन फैट एंड मोर एनर्जी। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो हिंड मिल्क होता है वो क्या होता है, रिच इन फैट होता है और क्या होता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो ये थे आज के हमारे इस वीडियो के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ये वीडियो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें, और आज का जो पढ़ाने का जो वे था, ठीक है, वो कैसा लगा आपको। अगर चाहते हैं आप इसी तरह से मैं आपको स्टडी कराऊँ यहाँ पर इस प्रोसेस के थ्रू, ताकि हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि पहले का ही जो आपका तरीका था पढ़ाने का वही ठीक है, तो जैसा भी आपकी ओपिनियन है आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के ज़रूर कमेंट्स करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।